नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आज बात करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे उससे आगे। और अपन अभी भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सामान्य ज्ञान के इसके अंदर अपन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कल तटीय सीमा रेखाओं की बात कर रहे थे, ठीक है। तटीय सीमा रेखा पर स्थित स्टेट की बात की अपन ने, तो उनके अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखी। उसी चीज़ को अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और नोट्स उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलें आगे। देखो बस, ये अपना भारत, ठीक है। और ये भारत जो है, इस भारत की मैंने आपको कहा था कि तटीय सीमा रेखाओं के बारे में अपन ने कल बात कर ली थी इस प्रकार से। ये तटीय सीमा, आज अपन बात करेंगे इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चे? पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। पड़ोसी देश, ठीक है। अब देखो, पड़ोसी देश की मैं बात करता हूं तो पड़ोसी देश भी दो प्रकार से, यहाँ पर तीन प्रकार से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से पड़ोसी देश। देखो बच्चे, यहां पर है, इधर अरब सागर है, ठीक है। यहां पर ये कौन सा हो गया? अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी। देखो बच्चे, यहां पर कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं अपने जो पूर्ण रूप से सागर में स्थित है, यानी कि पानी में स्थित है, ठीक है। जिसको अपन बोलते हैं समुद्री पड़ोसी देश। कौन से बोलते हैं बच्चे? समुद्री पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश में अपन पहला क्या देख रहे हैं? समुद्री पड़ोसी देश। समुद्री पड़ोसी देश। तो समुद्री पड़ोसी देश पूछा जाता है कि समुद्री पड़ोसी देश कितने हैं। तो समुद्री पड़ोसी देश की मैं बात करूं तो एक तो कौन सा हो जाएगा? यहां पर श्रीलंका हो जाएगा। यहां पर ये कौन सा हो गया? श्रीलंका। यहां पर एक हो जाएगा मालदीव, और एक हो जाएगा यहां पर इंडोनेशिया। तो तीन यहां पर समुद्री पड़ोसी देश है। कौन कौन से? देखो, तीन यहां पर समुद्री पड़ोसी देश है। पहले की बात करता हूं, मालदीव, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो वहां पर श्रीलंका, और तीसरे की अगर अपन बात करते हैं इंडोनेशिया। यहां पर तीन यहां पर समुद्री पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। कुछ पड़ोसी देश ऐसे भी हैं जो जल में भी स्थित है और थल में भी स्थित है, यानी कि दोनों से सीमा बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये इधर है पाकिस्तान। मैंने आपको कहा था 24 डिग्री, और 24 डिग्री के जस्ट नीचे की बात करूं तो वहां पर पानी भरा हुआ है, ये पानी यहां पर जल है। और यहां की बात करूं तो यहां पर है मालदीव, म्यांमार, और यहां पर है बांग्लादेश, ठीक है बच्चे। तो यहां पर तीन ऐसे देश हैं जो जल और थल दोनों ही सीमा बनाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो दूसरा टाइप जो है अपना है, वो दूसरा टाइप कौन सा है दोस्तों? जो जल पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कैसे? पड़ोसी देश जो जल प्लस थल की सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कितने? ऐसे भी तीन है। कितने बच्चे? तीन यहां पर पड़ोसी देश आपको मिलेंगे। और तीन कौन कौन से हैं? देखो यहां पर एक तो कौन सा हो गया? पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? बांग्लादेश, और तीसरा कौन सा हो गया? यहां पर म्यांमार, ठीक है। तो इस तरीके से ये पड़ोसी देश है जो जल और थल ये सीमा बनाते हैं। तो एक बार यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले, देखो देखो बच्चे, कुछ पड़ोसी देश अगर राजनीतिक दृष्टि से अपन बात करें तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आप पूछते नहीं, क्योंकि बहुत
रे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन, ठीक है, पहले पूछे जाते थे। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो भारत के कितने पड़ोसी देश है वो भी सामने आ जाएगा आपके, लेकिन इनकी जो सीमाएं हैं वो चेंज होती रहती है। तो नया डाटा जो आया उसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चे। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, और उस ट्रिक से ही आपको याद रखना है। और ट्रिक है अपनी, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। तो ये ट्रिक है अपनी, बचपन में एमबीए किया, ठीक है। ये अपना क्या है, कोड है, ये कोड है अपना, ठीक है। तो बचपन में एमबीए किया यानी कि ब से तो क्या बना गया, बांग्लादेश, ठीक है। च से क्या बन गया, चीन। प से क्या बन गया, पाकिस्तान। और न से क्या बन गया, नेपाल, ठीक है। म को अपन क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे यहाँ पर। एम से क्या बन गया, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर पड़ोसी देश हो गए। और इनकी सीमाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 7 यहाँ पर क्या हो गए बच्चे, पड़ोसी देश हो गए। ठीक है, इनकी सीमाओं के बारे में बात करें तो ये जैसे बांग्लादेश भारत से कितनी सीमा बनाता है, ठीक है। चाइना कितने बनाता है, पाकिस्तान कितने बनाता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है, ठीक है, सबसे छोटी सीमा कौन बना रहा है, ठीक है। या फिर सीक्वेंस पे पूछ सकता है आपको, कैसे भी क्रम से भी पूछ सकता है। तो बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, तो बांग्लादेश जो सीमा बना रहा है भारत से, वो कितनी बना रहा है बच्चे, देखो 4096 किलोमीटर, ये फिक्स है। और नया डाटा ही आपको यही याद रखना है, ठीक है। यहां पर अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना कितने बना रहा है, 3488 किलोमीटर, ठीक है बच्चे। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर, कितने बना रहा है, 3323 किलोमीटर। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर। और म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर है। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर बनाता है ये, ठीक है। सब चेंज हो गए, पहले का जो डाटा था वो अलग था और अभी का डाटा नया है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान कितने बनाता है, 108 किलोमीटर, ठीक है। तो ये नया डाटा है, नए डाटे के अनुसार आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। 108 है, कहीं पे 106 भी मिल जाता है आपको, ठीक है। ऑथेंटिक बुक में 106 किलोमीटर। चलिए आगे, तो ये डाटा आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर ये जो ट्रिक है इस प्रकार से है कि बचपन में एमबी किया, यानी कि ये ट्रिक ऐसे है कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है, फिर उससे बाद चाइना है, फिर पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। तो उस तरीके से ये ट्रिक को इस प्रकार से डिजाइन किया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा क्योंकि आपको भी कुछ करना है, ठीक है। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट लगते हैं ये आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। आप मैप लोगे, भारत का मैप, और उसके अंदर देख देख के आपको ये लिखना है, ठीक है बच्चे। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट लगते हैं, चाइना के साथ कौन कौन से लगते हैं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लगते हैं, नेपाल के साथ कौन कौन से लगते हैं, म्यांमार के साथ कौन कौन से लगते हैं। तो ये आपका होमवर्क है और इसको देख के आपको करना है। चले आगे, एक बार इसको उतार लीजिए। देखो चले आएंगे बच्चे। देखो अब अपन बात करेंगे भारत के स्थिति एवं विस्तार की। भारत के स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार। देखो बच्चे, भारत की स्थिति एवं विस्तार की जो गणना है
अपन कैसे कैसे कर सकते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कौन से अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, कौन से देशांतर पर स्थित है। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति एवं विस्तार की जो गणना है, भारत की एक तरीके से देखा जाए तो भारत कहाँ पर स्थित है इसके बारे में जानकारी अपन कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, एक तो अपन कर सकते हैं यहाँ पर अक्षांश के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा अपन देशांतर के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा अपन कैसे कर सकते हैं, विश्व के मानचित्र के अनुसार, ठीक है। चौथा अपन कैसे कर सकते हैं, महाद्वीपीय यानी कि महाद्वीपों के अनुसार, महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में कहाँ पर। तो इस तरीके से अपन 4 तरीके से भारत की लोकेशन का पता कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन अक्षांश देखेंगे, देशांतर देखेंगे, विश्व के मानचित्र में और महाद्वीपों के अनुसार कैसे स्थित है, तो उसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार से जैसे मैंने बनाया वैसे आप बना सकते हो। और पहला अपन हेडिंग लगाएंगे अक्षांशों के अनुसार, ठीक है। तो अक्षांशों के अनुसार कैसे, अक्षांश क्या है, अक्षांश क्यों बनाए गए पृथ्वी पर, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चे, यहाँ पर अक्षांशों के आधार पर अपन बात करेंगे, ठीक है। उतार लिया, मिटा रहा हूं मैं इनको। देखो यहां पर ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी की मैं बात करूं तो एक गोलाकार में आपने इस प्रकार से गोलाकार आकृति में पृथ्वी का देख रहे होंगे। तो इस पृथ्वी के अंदर कुछ अक्षांश हैं और कुछ देशांतर, यानी कि मैं कह रहा हूं कि अक्षांश और देशांतर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अक्षांश व देशांतर पृथ्वी पर क्यों खींचे गए, इसका क्या काम है, ठीक है। तो ये अक्षांश और देशांतर कोई खींचे नहीं गए, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको माना है अपन ने कि यहाँ पर अक्षांश और देशांतर होगा, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर गए और ऐसे खींच के आ गए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर कुछ अक्षांश है और देशांतर है। देशांतर की अभी बात नहीं कर रहे अपन बात किसकी कर रहे हैं, अक्षांश की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस पृथ्वी के बीचों बीच की बात कर रहा हूं, तो बीचों बीच एक ये लाइन है और इस लाइन की बात करें तो ये एक अक्षांश है। क्या है बच्चे, अक्षांश है। इस अक्षांश की मैं बात करूं तो ये अक्षांश है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। देखो मैंने कहा था कि ज्योग्राफी में जितने भी शब्द है उनका अर्थ उसी के अंदर छुपा हुआ है। अब कैसे छुपा हुआ है, देखो बच्चे, भूमध्य यानी कि ये पूरी की पूरी भूमि है और इस भूमि के मध्य भाग से एक रेखा निकल रही है, उसको अपन ने क्या बोला, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा यानी कि पूरी विश्व को काटने वाली जो रेखा है, 2 समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। यानी कि अब ये जो गोला है इस गोले के 2 भाग हो चुके हैं, ठीक है बच्चे। अगर दिशाओं की बात करें तो उत्तरी दिशा है, दक्षिणी दिशा है, ठीक है, इधर पश्चिमी और इधर पूर्वी है। तो बच्चे यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये उत्तरी भाग हो गया, इसको अपन उत्तरी ध्रुव भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा उत्तरी हिस्सा हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये पूरा का पूरा दक्षिणी भाग हो गया। यानी कि इस पृथ्वी को अपन ने क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, ठीक है बच्चे। एक पूरा गोला था और उस गोले को अपन ने 2 भागों में बांट दिया, और 2 भागों में बांटने का काम कौन कर रहा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखो यहाँ पर यानी कि ये पूरा का पूरा भाग कौन सा गया, उत्तरी भाग, और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी भाग। अब देखो कोई भी जो गोला होता है उस गोले के आधे भाग की बात कर रहा हूं मैं, तो गोले के आधे भाग को, जिस प्रकार से कोई ये गोला है और इस गोले के आधे भाग की मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, ये तो पूरा गोला है और इसका आधा गोला जो मैंने कर दिया, इस प्रकार से ये आधा गोला हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, इसको गोलार्ध कहूंगा। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का अर्ध, यानी कि गोले का आधा भाग, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया कि आधा भाग ये हो गया और आधा भाग हो गया, यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से यानी कि पृथ्वी पर अक्षांशों के आधार पर कितने गोलार्ध होते हैं, 2 गोलार्ध होते हैं। अब अपन को लोकेशन ये देखने की पूरी पृथ्वी पर अपना भारत कहां पर है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, स्थिति एवं विस्तार की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे।
यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री से जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ चलेंगे, ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो सकता है या फिर दक्षिण ध्रुव हो सकता है, कोई सा भी, तो 0 डिग्री से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हो सकता है यहाँ पर 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में जब यहाँ पर अपन पहुँचते हैं उत्तरी ध्रुव में तो यहाँ पर होता है 90 डिग्री। कितना होता है बच्चे? 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन दक्षिणी गोलार्ध में भी चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में की बात करें तो यहाँ पर भी 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया और यहाँ पर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन ये होती है, आजकल क्वेश्चन क्या होते हैं कि अपन को स्टेटमेंट दे दिया होता है, कथन देते हैं कि कथन देकर पूछता है कि कौन कौन से कथन सही है अक्षांशों के आधार पर। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है, देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, आपको कथन देता है जैसे सही है या गलत। जैसे आपको कहेगा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी होती है या फिर कमी होती है। तो आपको पता है कि अक्षांशों की संख्या में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। 0 डिग्री से जैसे ऊपर जा रहे तो 90 अक्षांश हो रहे हैं, 0 डिग्री से नीचे जा रहे तो 90 अक्षांश हो रहे हैं। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, लेकिन उनके जो दूरी है, उनकी जो अक्षांशों की लंबाई है वो क्या होती जाती है? कम होती जा रही है। जैसे सबसे बड़ा 0 डिग्री हो गया, फिर उससे बड़ा उससे छोटा 1, ऐसे ऐसे करते हैं तो लास्ट में जाकर 90 डिग्री एक पॉइंट के रूप में आपको दिखाई देता है। यानी कि ये इनकी लंबाई में क्या होती जाती है? कमी होती जा रही है। क्या होती जा रही है बच्चे? कमी होती जा रही है इनकी लंबाई में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि अब मैं एक कथन बोलूंगा पूरा का पूरा और उस कथन को ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, और ये कथन पूछा भी गया, RS जैसे एग्जाम में पूछा गया। और क्या कथन था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। लेकिन इनकी जो लंबाई है, इन अक्षांशों की लंबाई है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, राइट कथन है। ठीक है बच्चे, आपको बहुत सारे कथन आपको दे देगा। अब आपको एक कथन तो मैंने सही बता दिया, दूसरा कथन कैसे आपको देगा? आपको कह देगा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांशों की संख्या में कमी होती है जबकि इनकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है। तो ये क्या हो गया? कथन गलत हो गया। ठीक है, तो आपको कथन को पहला जो मैंने बताया वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, चलते आगे। अब क्या होता है कि मैंने कहा कि ये 0 डिग्री हो गया, इसके आगे चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो 90 और 0 के बीच में 23.5 भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब मैंने उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश, और इसी को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने आपको पहले बता रखा है, कर्क रेखा के बारे में कुछ बता रखा है मैंने आपको। आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मैंने आपको कहा था कि कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है। ये मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास के अंदर, ये लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर कहा था। यानी कि ये कर्क रेखा है। अब इस कर्क रेखा पर भारत स्थित है। ठीक है, ये मैं भारत बना देता हूं यहां पर, क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। ये मैंने बना दिया, कोई बात नहीं है, मान लो आप। ठीक है, ये क्या है? अपना भारत है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अक्षांश के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में कुछ है ही नहीं। अब देखो बच्चे, यहां पर अगर मैं भारत की बात करता हूं तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी यहां पर क्लियर होगी आपकी। भारत की बात करता हूं तो भारत को सारे के सारे क्या उत्तरी अक्षांश काट रहे हैं? क्या सारे के सारे काट रहे हैं? यहां से भी उत्तरी अक्षांश से जा रहा है, यहां से भी उत्तरी अक्षांश जा रहा है, यहां से भी उत्तरी अक्षांश जा रहा है, यहां से भी जा रहा है, यहां से भी जा रहा है। यानी कि भारत के प्रत्येक पार्ट को उत्तरी अक्षांश ही काट रहा है। और जब मैं कहूंगा कि यहां से, जैसे अगर मैं बात करूं तमिलनाडु के यहां से कोई अक्षांश जा रहा है तो ये भी उत्तरी अक्षांश ही है। ठीक है ना। अब आप वहां पर ऐसे मत समझ लेना कि भारत का तो ये दक्षिणी भाग है तो ये दक्षिण अक्षांश होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर हमेशा विश्व यानी कि जो पूरी पृथ्वी होती है उसके अनुसार डिसाइड होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर भी कौन सा उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर भी उत्तरी, यहाँ पर भी उत्तरी। ठीक है, तो अपन को एक बात तो ये पता चली कि अक्षांशों के अनुसार जो है भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको पहली लाइन आपको ये लिखनी है कि अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पहली बात क्या याद रखनी है आपको कि अक्षांश के आधार पर
पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है बच्चे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। ठीक है, तो एक लाइन तो यहां पर याद रखनी है। अब दूसरी चीजें अपन समझते हैं। अब दूसरी क्या चीजें समझते हैं, देखो यहां पर देखो, अब अपन बात करते हैं यहां पर, और अपन क्या बात करते हैं, देखो बच्चे यहां पर 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बाद अपन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, लंबाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, लास्ट में यहां पर ये कम हो रही है। ठीक है, अब देखो बच्चे उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश है, आप गिन के बताओ उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश है। ये पूरा का पूरा 0 डिग्री से लेकर यहां तक ये उत्तरी गोलार्ध है। तो आप बताओगे कि सर उत्तरी गोलार्ध में तो 90 अक्षांश है। ठीक है, तो नीचे भी कितने, दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने होंगे, 90। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा। अब 2 प्रकार से कौन कौन से पूछेगा, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश व्रतों की संख्या, अब मैंने एक चीज लिखी यहां पर व्रत लिखा है। अब ये व्रत क्यों लिखा है मैंने, देखो बच्चे यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो एक अक्षांश यहां से स्टार्ट होता है और ये अक्षांश यहां पर लास्ट तक जाता है और वापस आकर यहीं पर मिलता है, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, एक अक्षांश बोलते हैं। और इसको अगर मैं देखूं तो ये एक व्रत के समान बन रहा है। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या बोला है, व्रत, अक्षांश व्रत। तो अक्षांश व्रतों की जो संख्या है वो कितनी है, संख्या है। ठीक है, पृथ्वी पर कुल अक्षांश व्रतों की संख्या कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो अक्षांश व्रत कितने, उत्तरी गोलार्ध में कितने, उत्तरी गोलार्ध में प्लस दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में कितने, 90 प्लस दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने, 90 प्लस यहां पर एक सबसे बड़ा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको अपन ने कहीं पर भी काउंट नहीं किया, तो प्लस 1 ही हो गया। यानी कि कितने हो गए बच्चे, 90 प्लस 90 180 और प्लस 1 कितना हो गया, 181। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश व्रतों की संख्या तो कितने हो गई, 181। ठीक है, अब क्या है कि एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो वहां पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। और आंसर कैसे चेंज होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो अब पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखो बच्चे, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 2 आकृतियां दे रहा हूं और 2 आकृतियों में आपको बताना है कि अक्षांश रेखा कौन सी और बिंदु कौन सा है। ठीक है, मैं आपको 2 रेखा दे रहा हूं, जैसे एक तो मैंने आपको एक डायग्राम तो मैंने ये दे दिया। ठीक है, दूसरा डायग्राम मैंने आपको ये दे दिया। तो मैं आपसे कहूंगा कि इनमें रेखाएं कौन सी और बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर ये जो गोल गोल आपने किया ये तो बिंदु है, और ये जो आपने इस प्रकार से रेखा बनाई, ये लाइन बनाई, ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने ये कहा था कि जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो इन अक्षांशों की लंबाई में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो यहां पर इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं रेखा कह सकता हूं, इसको भी मैं रेखा कह सकता हूं, इसको भी मैं रेखा कह सकता हूं, इसको भी मैं रेखा कह सकता हूं। देखो इनकी लंबाई कम होती जा रही है, बिल्कुल कम होती जा रही है, लेकिन यहां तक मैं इसको रेखा कह सकता हूं। लेकिन ये जो 90 डिग्री है इसको मैं रेखा नहीं कह सकता, क्योंकि ये बिल्कुल एक छोटा सा एक बिंदु के रूप में वहां पर अपन को दिखाई देता है। इस बिंदु को मैं एक अक्षांश तो कह सकता हूं, अक्षांश व्रत तो कह सकता हूं, लेकिन इसको मैं एक रेखा नहीं कह सकता, क्योंकि एक पॉइंट के रूप में। तो एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट नीचे है, यानी कि पृथ्वी पर कुल 2 पॉइंट पाए जाते हैं। जब आपका आंसर ये आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या में आपका आंसर चेंज हो जाएगा। कुल कितने अक्षांश है, 181, और 181 में 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 2, एक तो उत्तरी ध्रुव वाला और एक दक्षिणी ध्रुव वाला। अब 181 - 2 जब अपन करते हैं तो वहां पर अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी, क्योंकि इन 2 पॉइंट के अलावा सब रेखा है। ठीक है, सब रेखा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चे कि यहां पर कुल कितने 181 अक्षांश है, माइनस कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है दोनों गोलार्ध में, तो कितना हो जाएगा 179। तो बच्चे यहां पर 2 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। ठीक है, और अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो 181। इस प्रकार से आपको जवाब देना है। चलें आगे, यहां तक आप एक बार उतार लीजिए।
और चीजें देखते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहां पर अपन बात करते हैं। अब देखो अब क्या होता है कि इस प्रकार से ये अक्षांश है और इन अक्षांशों की मैं बात कर रहा हूं, ये गैप है दो अक्षांशों के बीच का, ये भी दो अक्षांशों के बीच का, ये दो अक्षांशों। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। कितनी है बच्चे? दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपसे पूछा जा सकता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी कि ये अक्षांश और ये अक्षांश, कोई से भी दो अक्षांशों के बारे में बोल रहा हूं मैं तो, कि इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। कितनी है बच्चे? 111 किलोमीटर की दूरी इसके बीच में, ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप लिख सकते हो यहां पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है आपको? और क्या पूछेगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कोई से भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं कटिबंध। कटिबंध क्या कहते हैं बच्चे? कटिबंध, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन, ठीक है बच्चे। अब कटिबंध या जोन क्या होता है ये भी दिमाग में आ रहा होगा। देखो बच्चे कटिबंध या फिर जोन क्या होता है कि कटिबंध होता है किसी भी क्षेत्र विशेष के ताप दाब अगर वहां का समान है तो उसको अपन कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये समझ में आ रहा है कि दो अक्षांशों के बीच का ताप और दाब समान होता होगा। बिल्कुल सही है, होता है। तो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे सुना होगा कि उष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। तो वो क्या होता है कि अक्षांशों के बीच में जब टेम्परेचर समान रहता है, वहाँ की जलवायु जब समान रहती है तो उसको अपन नाम दे देते हैं। अगर वहाँ पर आर्द्र जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, तो शीतोष्ण कटिबंध बोल दिया, उसको उष्ण कटिबंध बोल दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा सब, ठीक है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्योंकि सबसे बीच में तो ये सबसे लंबा होगा, ठीक है बच्चे। चलें आगे। अब बात करते हैं अपन आगे। एक बार इनको सारे कुछ चीजों को आप नोटेट कर लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चले देखो, अब यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो भारत के संदर्भ में याद रखना है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है अक्षांश के अनुसार, तो अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है पृथ्वी पर कुल कितने व्रत है, ठीक है, अक्षांश व्रत है तो 181 है। पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो 179 है। आपको याद रखना है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। चलें आगे। देखो देखो अक्षांश जो है, ये अक्षांश क्या है? ये अक्षांश एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। इनसे अपन किसी भी जगह की लोकेशन का पता कर सकते हैं, यानी कि किसी भी जगह की लोकेशन का जो पता करेंगे अपन किससे करेंगे? अक्षांश से करेंगे, ठीक है। लोकेशन की स्थिति का ज्ञान और जलवायु का निर्धारण में अपन किससे करते हैं? अक्षांश से करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। अब इस पूरी की पूरी पृथ्वी में अपन ने अभी देखा है कि इस पूरी की पूरी पृथ्वी के अंदर यहां पर इस प्रकार से बीचों बीच ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जो मैंने आपको बता रखी है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसे कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है बच्चे। मैंने कहा था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में देखो यहां पर एक होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक यहां पर होगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक होगा यहां पर 90 डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहां पर इसी प्रकार से यहां पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध है, अक्षांश,
इसी को मकर रेखा भी बोलते हैं, मकर रेखा। और इसी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है बच्चे, अब देखो यहां पर किस प्रकार से जलवायु का निर्धारण हो रहा है। अब जैसे पृथ्वी पर अगर प्रकाश का स्रोत है तो क्या है, वो सूर्य है। पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है। देखो यहां पर ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य क्या कर रहा है, पृथ्वी पर प्रकाश डालेगा। पृथ्वी पर क्या डालेगा, ये प्रकाश डालेगा सूर्य। ठीक है बच्चे, देखो यहां पर ये पृथ्वी पर प्रकाश डालता है तो ये प्रकाश पृथ्वी पर इस प्रकार से आ रहा है, ये प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है। अब ये प्रकाश यहां पर 100% आ रहा है, 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, माना कि यहां से 100% प्रकाश आ रहा है सूर्य का पृथ्वी के ऊपर, तो ये प्रकाश सीधा का सीधा क्या होता है बच्चे कि ये पूरा का पूरा भूमध्य रेखा के आसपास जाता है और पूरा का पूरा 100% कहां पर पड़ जाता है, भूमध्य रेखा के आसपास में। यानी कि सूर्य का प्रकाश 12 महीने तक कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत पड़ता रहता है। लंबवत का मतलब पता चला, लंबवत का मतलब होता है अगर कोई प्रकाश मेरे यहां पर डाले तो उसकी कोई शैडो नहीं बनना चाहिए, इतना लंबवत होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर गिरता है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पूरे 12 महीने तक लंबवत पड़ता है। अब जब 12 महीने तक सूर्य का प्रकाश एक ही एक जगह लंबवत पड़ेगा, यानी कि एक ही क्षेत्र में पड़ेगा, तो वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। यानी कि यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लस हो गया, ताप प्लस हो गया। और तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उष्णता बढ़ेगी, यानी कि गर्मी बढ़ेगी। इसलिए इस क्षेत्र को कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसको अपन क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखो जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है वो कम होता जाता है, यानी कि तिरछा पड़ता जाएगा। अब तिरछा पड़ता जाएगा तो जितनी 100% किरणें यहां पर पड़ रही है तो उतनी यहां पर नहीं पड़ेगी। 100% है तो यहां पर 70 ही रह जाएगी, 70%। अब 70% किरणें यहां पर पड़ रही है, लेकिन 30% कहां पे जा रही है, पृथ्वी के बाहर ही चली जा रही है, बेकार ही जा रही है। यानी कि यहां पर 70% पड़ रही है, यहां पर 100% पड़ रही है, यानी कि गर्मी कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर 100% पड़ रही है, यहां पर 70% है। ये तो यहां पर 30% क्या है, शीत है। ठीक है, 30% तो क्या होगी, शीत होगी, और 70% यहां पर क्या है, उष्णता है। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर यानी कि सर्दी भी है और यहां पर गर्मी भी है। तो इसको बोलते हैं शीत प्लस उष्ण, यानी कि शीतोष्ण। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध। और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और ऊपर चलता हूं, यहां पर 100% है इस प्रकार, ये थोड़ा सा ऊपर चलता हूं, 66.5 और 90 के बीच की बात कर रहा हूं, तो यहां पर सूर्य की जो 30% किरणें पड़ पाती है। ये मैं आपको याद करने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि किस तरीके से याद करना है। ऐसा कोई भी किताब में नहीं पढ़ रहा कि 30% ही किरणें वहां पर पड़ती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको याद करवा रहा हूं बस। ठीक है, यानी कि यहां पर ज्यादा पड़ती है, यहां पर कम पड़ती है, फिर इससे यहां पर कम पड़ती है। तो 30% किरणें यहां पर क्या पड़ती है, पृथ्वी की पड़ती है, इसमें 90 और 66.5 के मध्य। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सर्दी ज्यादा हो जाती है, गर्मी कम होती है, तो यहां पर होता है शीत कटिबंध। क्या होता है बच्चे, शीत कटिबंध, कटिबंध। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत कटिबंध कौन से दो अक्षांशों के मध्य है। उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछा है तो आपको क्या बताना है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या होगा बच्चा, शीत कटिबंध होगा। और अगर आपसे पूछे कि शीतोष्ण कटिबंध या फिर इसी को कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध जो है
वो कौन से दो अक्षांशों में स्थित, दो अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में पूछा है तो उत्तरी गोलार्ध के ही आपको बताना है, क्योंकि अगर आपको उत्तरी गोलार्ध का पूछा है तो पहले ही ऑप्शन में आपको दक्षिण गोलार्ध के दे देगा, और दक्षिण गोलार्ध के भी कैसे दे देगा, जैसे आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको कि उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध कौन से दो अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, तो आपको कैसे पहला ऑप्शन कैसे दे देगा, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो आपको जैसे ही 23.5 और 66.5 मिलेगा तो आप आंसर कर दोगे तुरंत। तो आपको ये भी देखना है कि उत्तरी गोलार्ध का पूछना है तो उत्तरी गोलार्ध का ही आंसर बताना है, अगर दक्षिण गोलार्ध का पूछ रहे तो दक्षिण गोलार्ध का ही आंसर आपको बताना है। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें मेंटेन करनी है। चलिए आगे, अब देखते हैं आगे। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ऊपरी जो क्षेत्र में जिस प्रकार से कटिबंध है उसी प्रकार से यहां पर भी सेट हो जाएंगे। जैसे यहां पर उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण या फिर इसी को कहते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, उपोष्ण या शीतोष्ण, यहां पर शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से यहां पर आपको इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बोला था कि जो अक्षांश है वो जलवायु का निर्धारण भी करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो अब मैं यहां पर हूं, माना कि मैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर खड़ा हूं। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं, अभी मेरे को उष्ण कटिबंध दिख रहा है, उष्ण कटिबंध दिख रहा है। जैसे ही अक्षांश चेंज होंगे तो अपने जो जलवायु है वो भी चेंज हो जाएगी। यहां पर तो उष्ण जलवायु है, और जैसे अक्षांश चेंज हुए तो शीतोष्ण जलवायु आ गई, फिर जैसे अक्षांश चेंज हुए तो शीत जलवायु आ गई। यानी कि मेरे बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जैसे जैसे अक्षांशों को पार कर रहा हूं मैं, वैसे वैसे अब यहां पर क्या हो रही है, जलवायु चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज, जलवायु यहां पर चेंज हो रही है। ठीक है, चलें आगे। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें देखनी है, और यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो अक्षांश है ये जलवायु को क्या करते हैं दोस्तों, अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अक्षांश चेंज हो रहे हैं जलवायु भी चेंज हो रही है। ये डायग्राम आप बनाओ, फिर अपन थोड़ी सी बात और करते हैं। ये डायग्राम पूरा आपकी कॉपी में होना चाहिए, ऐसे कैसे। तो आज अपन ने क्या क्या देखा है, आज अपन ने देखा है कि अपन ने अक्षांश के बारे में पढ़ा है कि पृथ्वी पर अक्षांश के दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो 2 गोलार्ध है, उसमें से कौन से पे, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अपन ने पहला तटीय रेखाएं देखी। ठीक है, अपने तट की लंबाई कितनी है वो अपन ने देखा है कि कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपको सिर्फ उससे पूछे कि मुख्य भूमि का पूछना है तो मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, इस तरीके से बतानी है बच्चे। ठीक है, तो जो पूछना है आंसर वही देना है। अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो आपको 6100 ही बताना है। आपको कुल भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई नहीं बताना। आपको ऑप्शन में 7416 भी मिलेगा, आपको 6100 भी मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन को क्वेश्चन आते आते भी अपन का गलत हो जाता है। तो गलत क्यों होता है, वो इसी से होता है कि अपन को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और कॉन्फिडेंस के बाद फिर अपन वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है, जो चीज़ पूछा है उतना ही आंसर देना है, स्मार्ट नहीं बनना। ठीक है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि एग्जाम हॉल में अपन को पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर पेपर को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो 2-4 क्वेश्चन तो आप वैसे ही गलत कर जाओगे, क्योंकि एक पेपर को सेट करने वाला जो होता है वो यहीं से गया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ठोकरे खा के गया हुआ है। उसका दिमाग ऐसा हो गया, ठोकरे खाते खाते इतना मजबूत हो गया कि वो आपको भी पटक देगा। ठीक है, इसलिए उसको वहाँ पर बिठाया, उसका दिमाग कितना शातिर चलता है, वो बच्चे को फंसाएगा। उसको पता है कि बच्चे को कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जो मेहनत करेगा वही क्वेश्चनों को करेगा। और ऐसे नहीं कि आपको जैसे कोई कोचिंग है तो कोचिंग करने से नौकरी लग जाएगी। तो सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग करनी है, और प्लस प्रैक्टिस सेट आपको करना है। तीनों चीज़ें जब आप मेंटेन करके चलोगे तो ही अपना सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप ऐसे नहीं रहे कि अपन तीनों में से एक भी चीज़ छोड़ दें, क्योंकि नौकरी पाने के लिए आप बोलते हो कि सावधान दंड भेद सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, और कल अपन इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे इससे आगे, और कल अपन देशांतरों की बात करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए आज के लिए इजाज़त दो। जय हिंद, जय भारत।